G20 शिखर सम्मेलन में शामिल होने के लिए फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रों भारत आए थे। वापसी से पहले उन्होंने एक नरेंद्र मोदी के साथ अपनी फ़ोटो पोस्ट की। उस फोटो के नीचे देवनागरी में लिखा था वसुधैव कुटुंबकम, और फ्रांस के राष्ट्रपति ने इसका फ्रेंच में अनुवाद भी लिखा, इंग्लिश में अनुवाद लिखा, और इसका भाव भी लिखा कि वसुधा को एक कुटुंब मानने का ये विचार जो भारत का है, यही वसुधैव कुटुंबकम है। वन अर्थ, वन फ्यूचर, वन फैमिली का ये जो विचार है, और इसी से दुनिया में शांति की स्थापना हो सकती है, सौहार्द की स्थापना हो सकती है। उन्होंने भारत की प्रगति की सराहना की, नरेंद्र मोदी के नेतृत्व की सराहना की, और ये बताया कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में जो G20 का सम्मेलन हुआ है, यह ऐतिहासिक रहा है, और इससे दुनिया को भारत की संस्कृति से परिचित होने का अवसर मिला है, और एक उदार सभ्यता संस्कृति के हम सब साक्षी भी बने। विडंबना देखिए, लगभग इसी समय जो भारत का विपक्षी अलायंस है, उसके नेता राहुल गांधी फ्रांस में थे। अब उनके वहाँ पे बयान देखिए। कभी कभी तो इस बात को लेकर आश्चर्य होता है कि भारत के लिए जब कोई गौरव का अवसर होता है, भारत के लिए कोई राष्ट्रीय हित का संरक्षण करने का, संवर्धन करने का अवसर होता है, उसी समय कौन ऐसी संस्थाएं हैं जो राहुल गांधी को विदेश आमंत्रित करती। कुछ समय पहले नरेंद्र मोदी अमेरिका गए तो उसके ठीक पहले राहुल गांधी को आमंत्रित किया गया था। इस बार जब G20 का सम्मेलन चल रहा था, भारत के सभ्यता संस्कृति का दुनिया में उद्घोष हो रहा था, उसी समय राहुल गांधी को फ्रांस में आमंत्रित किया गया। यूरोप के कुछ अन्य देशों में भी गए। हर जगह एक जैसी बातें करते हैं वो। उन्होंने कहा जरा उनके शब्दों पर, उनकी लाइनों पे गौर करने की आवश्यकता है। एक तरफ G20 में भारत के विरासत का उद्घोष हो रहा है, राहुल गांधी कहते हैं कि भारत में इस समय लोकतंत्र नहीं है, संविधान पे हमला किया जा रहा है, गरीबों को, मुसलमानों को, पिछड़ों को, अल्पसंख्यकों को, दलितों को, सबको निशाना बनाया जा रहा है, आवाज़ दबाई जा रही है, बोलने की स्वतंत्रता नहीं है। और इसके बाद एक शब्द वो कहते हैं कि भारत की आत्मा पर हमला किया जाए। मणिपुर मसले पर जब लोकसभा में बोल रहे थे वो राहुल गांधी, तो उन्होंने कहा था कि मणिपुर में भारत माता की हत्या कर दी गई है। फ्रांस में कहते हैं भारत की आत्मा पर हमला हो गया। क्या प्रमाण थे इन बातों के? और एक बात उन्होंने बहुत ही बिल्कुल चौंकाने वाली कही, आश्चर्यचकित करने वाली कही। उन्होंने कहा कि उन्होंने गीता पढ़ी है, कई पुराण पढ़े हैं, ये नहीं बताया कि वेद क्यों छोड़ दिए। बड़ा अच्छा हुआ कि उन्होंने ये रहस्य उद्घाटन पेरिस में किया, यूरोप में किया। अगर भारत में ये उद्घाटन करते अपने विषय का, तो बहुत संभव था कि लोग कुछ प्रश्न पूछ सकते थे गीता के बारे में, गीता में कितने अध्याय हैं, या कौन कौन से पुराण उन्होंने पढ़े हैं, कौन कौन से पुराण पढ़ना बाकी रह गए हैं, कितने पुराण, ऐसे प्रश्न उठ सकते थे भारत में। पेरिस में बोले तो इस तरह का एक प्रश्न उठने की संभावना भी नहीं थी। तो इस प्रकार के विचार कम से कम नरेंद्र मोदी और भारत के विरोध के अंतर को समझने की कोशिश करनी चाहिए। विपक्ष का दायित्व है प्रधानमंत्री की आलोचना करे, सत्ता पक्ष की आलोचना करे, लेकिन भारत को नाम लेकर इस तरह के जो आरोप लगाना, संविधान की, आत्मा की, भारत के विषय में, जहाँ सब लग रहा है कि यहाँ की ऐसे गृह युद्ध जैसी स्थिति है। क्या बताना चाहते हैं कि वो भारत की स्थिति इस समय पाकिस्तान, लेबनान, अफगानिस्तान, इन देशों जैसी हो गई है? निश्चित रूप से ये जो जिस प्रकार का बयान विदेशों में दिया गया, निश्चित रूप से बहुत आपत्तिजनक है। भारत यूं ही नहीं 9 वर्ष में 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है।
क्योंकि यहाँ पे शांति का माहौल है, सौहार्द का माहौल है। और जब आप हमले की बात करते तो ये भी कोई बताए कि पिछले 9 वर्षों में अल्पसंख्यकों को, मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को जो सरकार की नरेंद्र मोदी की योजनाएं हैं उसमें कितना लाभ मिला और बिना भेदभाव के मिला। और पिछली जो सरकारें थी, आज जो प्रदेशों की सरकारें, उसमें क्या स्थिति है, जरा वो भी बता दी हो। और अगर कहीं आपराधिक घटना होती तो ये तो कानून व्यवस्था भारत में राज्यों का विषय है, इसको पूरे भारत के संदर्भ में कहना, नरेंद्र मोदी पे निशाना लगाना, ये कितना सच है। और जब कानून व्यवस्था की बात करेंगे तो जो इनके विपक्षी अलायंस की जो स्थिति है, पश्चिम बंगाल में, राजस्थान में, केरल में, इन जगह कानून व्यवस्था की क्या स्थिति है। और ये अगर है भी तो इनकी चर्चा विदेश में नहीं होनी चाहिए। अगर भारत की कोई समस्या है तो उसका समाधान भी भारत में होना चाहिए, उसकी चर्चा भी भारत में होनी चाहिए। और विपक्ष के नेताओं को ये धर्म तो निर्वाह करना ही चाहिए। लेकिन एक अच्छाई ये है कि राहुल गांधी का प्रभाव अभी इतना नहीं है, विश्वसनीयता इतनी नहीं कि भारत की छवि को नुकसान पहुँच पाए, लेकिन उन पे छवि पर जरूर इसका विपरीत प्रभाव पड़ता है। इस ओर ध्यान रखना चाहिए। पिछले कुछ समय से तो ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस का केवल एक लक्ष्य रह गया, एक कार्य रह गया। राहुल गांधी इस तरह के बयान देते हैं, फिर उनके केंद्रीय नेतृत्व से लेकर प्रांतों तक जो टीवी चैनल पर बैठने वाले उनके कार्यकर्ता हैं, प्रवक्ता हैं, वो उन बयानों का बचाव करते हैं। पूरा का पूरा लगता है संगठन इसी में सिमट के रह गया। और जैसा मैं कह रहा हूँ कि ये भारत के लिए कितना बड़ा अवसर था G20 का, भारत को अपनी बात रखने का जिस तरह से अवसर था, भारत ने नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उस अवसर को पूरी तरह सफलता के साथ उसका निर्वाह किया। 15 देशों के साथ नरेंद्र मोदी की सीधी वार्ता हुई, अनेक समझौते पर सहमति हुई, सहयोग बढ़ाने पर सहमति हुई, आर्थिक क्षेत्र में, व्यापारिक क्षेत्र में, अनेक क्षेत्रों में सहमति बनी है। और आगे चल के इन 15 देशों के साथ नए सिरे से एक जो सहयोग का रास्ता है, रणनीतिक सहयोग का रास्ता है, वो आगे बढ़ने वाला है। ये 2 दिन का उपलब्धि है भारत की। इस समय भारत के विरुद्ध टिप्पणी करना, और इतना ही नहीं, नरेंद्र मोदी ने जो जिस तरह से एक प्रस्ताव किया और अफ्रीकन यूनियन इसमें शामिल हो गए G20 में, 55 देश एक साथ सम्मिलित हो गए, प्रतिनिधित्व हो गया। अनेक देशों से नरेंद्र मोदी के लिए बधाई, शुभकामना, धन्यवाद के संदेश आने लगे। इन देशों के साथ भी व्यापार बढ़ने की पूरी संभावना है। यूरोपीय यूनियन के भी जो अध्यक्ष आए थी, उन्होंने भी भारत की बहुत प्रशंसा की और सहयोग बढ़ाने पर सहमत हुई है। और इतना ही नहीं, एक नरेंद्र मोदी की बहुत बड़ी कूटनीतिक सफलता है जिसका सीधा सीधा लाभ भारत को मिलना है। तो भारत मध्य पूर्व यूरोप तक जो कॉरिडोर का निर्माण बनने पे जो हस्ताक्षर किए गए हैं, एक क्रांतिकारी निर्णय है, ऐतिहासिक निर्णय है। इसके दूरगामी प्रभाव होंगे। ये चीन को भी एक जवाब है, जो पाकिस्तान से होकर जो कॉरिडोर बना रहा है उसको एक जवाब भी है। पाकिस्तान को किनारे करके भारत ने एक बड़ी उपलब्धि हासिल की है। और इससे जो मध्य पूर्व यूरोप तक भारत का व्यापार बहुत बढ़ने वाला है, ये एक उपलब्धि का अवसर था। कम से कम ये G20 का सम्मेलन था। अच्छा होता कि राहुल गांधी उस समय विदेश न जाते, और गए भी थे तो कम से कम भारत के हित में कुछ बोल देते। नरेंद्र मोदी के विरोध करने के अनेक अवसर आएंगे, लेकिन जब जब भारत की बात होगी तो कम से कम भारत के हित में ये बात करनी पड़ेगी। ये विपक्ष का दायित्व तो है। विरोध की भी एक सीमा तय होनी चाहिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और भारत का विरोध एक नहीं हो सकता है। भारत की प्रतिष्ठा रहनी चाहिए। नरेंद्र मोदी सरकार का विरोध भी होना चाहिए, विपक्ष का अधिकार भी है, कर्तव्य भी है, और उसका निर्वाह भी करना चाहिए। लेकिन ये समझ लेना चाहिए कि भारत की समस्याओं का समाधान ये जहाँ वो कह रहे हैं वो नहीं करेंगे, वो हमको मिलजुल के ही करना पड़ेगा। एक विरोध का भी एक स्तर होना चाहिए। और इस तरह से राहुल गांधी ने अपनी विश्वसनीयता कमी की है।
बार बार, एक बार नहीं, हर बार विदेश में जाते हैं एक जैसी बात, भारत में ये हो गया, भारत में संविधान खत्म हो गया, लोकतंत्र खत्म हो गया, हमले हो रहे हैं। निश्चित ही बड़ी अप्रिय बात है और इस तरह पे ध्यान रखना चाहिए कि भारत के राष्ट्रीय गौरव में अगर कोई शामिल नहीं हो रहा है तो कम से कम चुप तो रह सकता है, मौन तो रह सकता है। अगर ये सहमति अच्छी नहीं लग रही है, लेकिन ये राहुल गांधी के साथ कठिनाई ये है कि वो मौन भी नहीं रह सकते हैं, जितना मन होता है उतना बोलते हैं और उस बोलने के बाद कहते हैं आवाज़ दबाई जा रही है, भारत में अभिव्यक्ति की आज़ादी पे हमला हो रहा है। कितनी विश्वसनीयता इसके बाद बचेगी, इस पर भी विचार करना।